गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आपको मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से पढ़ करके है ना फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही 110 मार्क्स मैंने अचीव किए हैं, तो वो सारे पीडीएफ का उन सारे क्वेश्चन पेपर्स का मैं आपको वीडियो बना कर दूंगा ताकि आप भी सीटेट आसानी से क्लियर कर लें। तो उसी आज हमारा ये पहला वीडियो है जिसमें मैं ईवीएस के 2011 में जो पेपर आया था उसके बारे में हम लोग आज पूरा डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन आंसर से लेकर के सभी कुछ, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो ऑप्शन मतलब थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए फटाफट मैं बस आंसर ही पढ़ देता हूँ कि दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। तो ये हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही है, ठीक है ना। जहाँ पे छोटे क्वेश्चन होंगे या फिर जहाँ पे डाउट क्लियर वाले क्वेश्चन होंगे वहाँ पे हम पूरे ऑप्शन भी देखेंगे, ठीक। जहाँ पे ज़्यादा बड़े बड़े ऑप्शन होंगे है ना, वहाँ पे हम सीधे आंसर ही देख लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर नंबर बी होगा कि बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। क्यों? क्योंकि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और प्रदर्शन की जो बच्चों को सीखने की योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए किया जा सकता है। अगर किसी भी ज्ञान को बच्चे खुद अपने से सीखते हैं, अपनी बुद्धि से तथा अपनी क्षमता से सीखते हैं, तो वह उस ज्ञान को पूरी तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है ना। अतः इससे बच्चे स्वयं सीखने की प्रबलता बढ़ती है। तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। थर्ड वाला है, दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीने से उसे तेज खांसी आ रही है, तो इसका कारण हो सकता है, ठीक। यानी कि इसमें दुर्गा एक लड़की है, वो गांव में रहती हैं और गोबर के उपले बना करके उसका ईंधन के रूप में प्रयोग कर रही हैं, और उसने पिछले 3 महीनों से तेज खांसी आ रहा है, तो इसका क्या कारण हो सकता है? उसका ऑप्शन देख लीजिए। उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। उसका अगला क्या है? ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जाकर उसके श्वसन नली में जमा हो गई होगी, तो यही इसका सही आंसर है, ठीक है ना। किसी भी प्रकार की लकड़ी और गोबर तथा ने किसी प्रकार के जीवाश्म ईंधन को प्रयोग करने से उसमें जो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, ठीक ना, हमारे स्वास्थ्य के लिए वो हानिकारक है, और अगर कंटिन्यू उसका उपयोग किया जाए तो हमें भी खांसी है ना, उसके अलावा भी टीबी वगैरह की शिकायत हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी, ठीक है। ये इस टाइप से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि भ्रमण में जाने पर बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं करके या घुमा करके 2-3 को टाइप से इसके क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला हम लोग इसका डायरेक्ट ऑप्शन देखते हैं फटाफट। चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए, तो नहीं, है ना। उन्हें आनंद उठाना चाहिए, ठीक, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियाँ दर्ज करनी चाहिए और उन बाकी बच्चों तथा शिक्षा के साथ अपने अवलोकन को बांटना चाहिए। और डी में ऑप्शन क्या दिया होता है? यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने पर अभिभावक से पूछना चाहिए। तो इस हम देख कर ही समझ में आ गया, इसका आंसर सी होगा, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन। रानी अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए तरीके से 2 ढेरियों में अलग कर लेती है। रानी बच्ची जो है वो 2 अलग अपने घर में जो भी कूड़ा निकलता है उसे 2 ग्रुप में बांट देती है। एक में क्या रखी है? केले का छिलका, एक में सब्जियों के छिलके, एक में सूखी पत्तियाँ, ठीक है ना, वही एक वाले ढेर में। और दूसरे वाले में जैम की बोतल, सॉस की बोतल, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट ट्यूब, ये सब चीज़ें वो रखी है। तो अब क्वेश्चन से पूछ रहा है कि जो रानी 2 ढेरियों में कूड़ा निम्न में किस आधार पर अलग किया है? एक दुर्गंध है, एक दुर्गंध रहित होगा, या एक अपघटित होने वाले, एक अपघटित नहीं होने वाले, एक पुनः चक्रण किया जा सकता है, कोई पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता, एक घरेलू कचरा है और एक औद्योगिक कचरा है। तो इसका ऑप्शन बी होगा कि एक अपघटित हो सकता है, ये वाला जो केले का छिलका वगैरह अपघटित हो सकता है, लेकिन जैम की बोतल अपघटित नहीं हो सकती हैं। तो ये 2 भागों में उसने इस प्रकार उससे वर्गीकृत किया है। आगे देख लेते हैं। दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? तो बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रख कर आराम करें? नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर
अधिकृत दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे, यानी TLM जिसे देखा भी जा सके और सुना भी जा सके, ऐसे TLMs का हम प्रयोग करेंगे। क्लियर। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे। ठीक है, इसमें से हम कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे, तो जो डी वाला ऑप्शन है, क्या दिया हुआ है, चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारे खाने की सामग्री ले जाना। ठीक, तो ये वाली हम अनुमति नहीं देंगे। उसमें से बाकी जो भी है इन सब की अनुमति दे दिया जा सकता है। जैसे कि पहला क्या है, चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना, है ना, ये उनके अवलोकन को बढ़ाएगा। चिड़ियाघर में जिन जानवरों को देख रहे हैं उनकी फ़ोटो एकत्रित करना, ये भी कर सकते हैं। चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसे चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग कॉपी को साथ ले जाना, तो ये सब चीज़ें वो कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत सारे खाने की चीज़ें ले जाएंगी तो वो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, तो बच्चों को इसकी अनुमति हम नहीं दे सकते। ठीक, अगला देखते हैं 8वां नंबर पे। बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, कौन सा तरीके से हम बीज में अंकुरण की अवधारणा को पढ़ा सकते हैं, तो सबसे बढ़िया कौन सा तरीका है, डी वाला, कि बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की विधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। ये सबसे बेहतरीन, ये सबसे अच्छा तरीका होगा बीज अंकुरण को पढ़ाने के लिए। ठीक, 9वां देखते हैं। मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती हैं, जबकि दिव्या ऐसे भोजन पसंद करती है इसमें लौह तत्व की कमी है। ठीक है, तो मीरा और दिव्या को निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियां होंगी क्रमशः। मैंने आपको बताया ही था कि जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड पे होता है। केवल आप रट करके कि इसमें ये प्रोटीन पाया जाता है, इसके खाने से ये रोग होता है, हम नहीं बना सकते। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा कि समोसे वगैरह खाने से क्या हो सकता है, फैट हो सकता है, और जो लौह वाला तत्व खा रही है बच्ची, है ना, लौह तत्व की जिसमें कमी है ऐसा तत्व, तो उससे एनीमिया हो सकता है। तो यही इसका आंसर होना चाहिए, मोटापा और एनीमिया, ऑप्शन नंबर सी। मीरा के समोसे और डबल रोटी खाने से, कटलेट आदि के खाने से उसका मोटापा बढ़ेगा, फैट, और दिव्या जो कि लौह तत्व की कमी वाली चीज़ें खाना पसंद करती है, इसलिए उसके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी और उससे एनीमिया रोग हो जाएगा। क्लियर। 10 नंबर। नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्यों। तो इसका आंसर है बी, कि क्योंकि नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी घनत्व से अधिक होता है, बहुत ज़्यादा अधिक होता है जब, तो और जब बहुत ज़्यादा अधिक हो जाता है घनत्व, है ना, तो उसमें इंसान भी तैरने लगते हैं। एक समुद्र है, वो आप पता कीजिए कौन सा समुद्र है, उसमें आप डूब ही नहीं सकते क्योंकि उसका घनत्व बहुत ज़्यादा नमकीन होने के कारण बहुत ज़्यादा है। ठीक, 11 नंबर पे देखते हैं। पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं, यानी रखे जा सकते हैं जो पके हुए चावल है रेफ्रिजरेटर में, क्यों, जबकि बाहर रखते हैं तो वो महकने लगता है, सड़ने लगता है। तो इसका बी का होगा ऑप्शन, कि कम तापमान पर रोगाणु जो होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं, वो काम ही नहीं कर पाते हैं रोगाणु कम तापमान पर। ठीक है ना, इसीलिए रेफ्रिजरेटर में ज़्यादा समय तक उसे रखा जा सकता है। 12 नंबर पे है, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है। ठीक, किस में, मतलब रक्त मलेरिया कैसे पहचाना जाता है, जब रक्त के जांच की जाती है तो उसमें हम ए नंबर जो है, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी जो कि प्लाज्मोडियम होता है उसे लाल रक्त कणिकाओं में हम देख सकते हैं, है ना, रेड ब्लड सेल्स में, उससे हम पहचान सकते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना। अब ये क्या है, ये हम लोग को एक सिचुएशन दे दिया है। ठीक, तो समझते हैं ऑप्शन से। ये ऑप्शन क्या है, उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है, या फिर पाठ को आनंददायक और रोचक बनाता है, या फिर सी, स्थानीय और विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। तो यही है इसका सही आंसर, कि स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति और खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। ठीक है, कविताओं कहानियों का प्रयोग ये आ सकता है बार, ये मतलब थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली बात है। 40 नंबर क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन हुआ था। तो ये आप जब 3rd 4th 5th की बुक पढ़ेंगे तो उसमें दिया ही हुआ है, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था। ठीक ना, ऑप्शन ए इसका सभी को पता है, उत्तराखंड में ये था। ठीक, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हमारी उपापचय बढ़ाते हैं, है ना, बढ़ाकर बाहर में कमी लाते हैं, या फिर स्वस्थ होने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं,
या पेशियों के विकास हमें ताकतवर बनाते हैं, या फिर हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। तो ये ऑप्शन डी इसका सही है कि वो हीनता जन्य रोगों से बचने के लिए, यानी जिसकी कमी से कुछ रोग हो सकता है ना, उस कमी से रोगों से बचने के लिए हमें थोड़ी मात्रा में लेना आवश्यक है। जैसे कि बेरी बेरी हो जाता है विटामिन बी की कमी से, ठीक ना, तो हीनता जन्य उन्हीं उसी टाइप के रोग को कहते हैं जो बिना विटामिन के कमी से जो होता है। 16 नंबर देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है, ठीक है ना। अब ये क्यों किया जाता है? तो कीटों को दूर रखने के लिए, चिकना और साफ बनाने के लिए, खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए, या फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए। तो इसका ऑप्शन ए एकदम सही है, कीटों को दूर रखने के लिए। ठीक, ये भी आपको 3rd 4th 5th के बुक में इसका बहुत लंबा एक कहानी देकर समझाया गया है। ठीक, 16 नंबर का। एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, जिस प्रक्रिया से वह किया जा सकता है उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम जानते हैं, यह थ्रेशिंग कहा जाता है, भूसे से दाने को अलग करना। गांव-गांव में ये चीज़ होता है ना, जिसमें महिलाएं 2 तरीके से होते हैं, एक तो मशीन से भी होता है, और एक क्या बोलते हैं, महिलाएं सूप में करके उसको हवा के सामने हिलाती हैं धीरे धीरे, तो भूसा अलग होते जाता है और चावल नीचे गिरता जाता है। ठीक है, इसे थ्रेशिंग कहते हैं। 18 नंबर में है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियाँ शामिल करने का कौन सा उद्देश्य नहीं है? ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, नहीं है पूछा है हमसे। तो कौन सा उद्देश्य नहीं है? सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना, तो ये तो है। बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना, ये भी है। ठीक है ना, बच्चों में तर्क शक्ति का विकास करना, ये भी है। बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना, तो ये उसका उद्देश्य नहीं हो सकता। तो ये 18 का डी नंबर आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों को व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है, यानी कि बच्चे का जो पर्सनल जो भी एक्सपीरियंस लेकर आया है ना, तो ईवीएस की क्लास में ये किस टाइप से टीचर्स के लिए बेनिफिशियल है? तो क्या है, पहला उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं, तो ये तो होगा नहीं आंसर, है ना। दूसरा क्या है ऑप्शन, बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में, ये हो सकता है, लेकिन आगे और देखते हैं क्या दिया हुआ है। बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परामर्जित करने में। और डी है, विमर्श को बच्चों के अनुभव संचार से जोड़ने, विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। ठीक, 21 नंबर में है, बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधन से परिचित कराने के लिए शिक्षक क्या कर सकता है? तो एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाली संभावित ईंधनों के प्रकार बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। ठीक है ना, ये जो चार्ट वगैरह है ये तो हाई क्लास में काम आता है, यहाँ पे छोटे बच्चों के लिए हम बात कर रहे हैं, क्लास 1 से 5th तक के, इसलिए इसमें ए नंबर वाला जो है ऑप्शन वो सही हो जाएगा। 21 नंबर पे है, मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल हैं। कौन कौन सी ज़रूरी चीज़ें मानचित्र अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो? स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता, है ना, और यही मेरे हिसाब से इसका सही ऑप्शन है जी, यही इसका सही ऑप्शन है। यह देखा गया है कि पाचन क्रिया की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेज़ी से होती है ना, पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा जो है आमाशय के अंदर जो है बहुत अधिक तेज़ी से होती है। तो यह क्यों होता है? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया तेज हो जाती है। या फिर पाचक रस आमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं जबकि बाहर वे क्षारीय होते हैं। सी ऑप्शन है, आमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति के पाचक रस का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। और डी है, पाचक रस जब आमाशय में के बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। तो इसका ए या सी दोनों में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है ना। इसे स्टार वाले क्वेश्चन में रखा गया था उस 2011 में। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं हम, है ना, ये क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा दिमाग नहीं खराब करना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का नमूना दिखाना। ठीक, ये भी है, ये बोला आप 3rd 4th 5th की बुक पढ़ेंगे तो उसमें ये वाला रेलवे वाला है। तो इसमें क्या ऑप्शन है, बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। अवलोकन बच्चे करते हैं, उसमें देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है ना, बाकी बहुत सारी चीज़ें। तो ये ऑप्शन इसका फर्स्ट वाला सही हो जाएगा 23 का। 24 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? तो जीवन और पर्यावरण के सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना, ये तो है ना। प्रकृति और सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जानना, ये भी है। बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यावहारिक क्रियाएं करवाना, जो संज्ञानात्मक और मंचनात्मक
कौशलों में विकास सहायक होता है, तो ये भी है। और बच्चों के लिए आकलन शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना, तो बच्चों पर बोझ डालना ही नहीं है अपने को, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, जो कि नहीं है उद्देश्य। अब भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला यानी कि इग्रेट पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला घास में पाए जाने वाले कीट खाता है, भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है, उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है, या भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। तो भैंस की पीठ पर परजीवी कीट जो होते हैं उन्हें वो खाता है। 25 का डी इसका सही हो जाएगा। 26 है, निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है, ठीक ना। पर्यावरण क्यों पढ़ाया जाता है, उसका कौन सा उद्देश्य सही से दिया हुआ है। तो क्या है ऑप्शन, विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना, बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना, तो ये तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन, और लास्ट ऑप्शन क्या है इसका, अपने ज्ञान के अवसर विकसित करने के लिए बच्चों को सूचना देना है कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए। तो ये तो गलत है, यही वाला जो था वही सही था कि प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण पढ़ाने का उद्देश्य बच्चों को बाहरी दुनिया से जोड़ना है और सामाजिक ज्ञान को जोड़ना है, ठीक। अगला देखते हैं, क्वथन जिसको उबलना कहते हैं, और वाष्पीकरण में, इन दोनों में क्या अंतर है, ठीक ना। उबलता है और एक वाष्पीकरण हो जाता है, जैसे कि हम पानी उबालते हैं एक, और एक जो होता है पानी हम कपड़ा सुखाते हैं, तो कपड़ा सुखाना वहाँ पे वाष्पीकरण हो जाता है, और पानी बिना उबले ही उड़ जाता है, वाष्प बन जाता है, ठीक। तो इनमें क्या अंतर है, तो इसमें सी ऑप्शन सही है कि वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, जबकि क्वथन नहीं हो सकता। उबालने के लिए एक निश्चित तापमान चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस ही चाहिए हमको उबालने के लिए, लेकिन वाष्पीकरण तो ठंड के दिनों में भी किसी भी तापमान में हो जाता है, गर्मी के दिनों में भी तेज़ तापमान में भी हो सकता है, कम में भी। तो ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। 28 क्या है, एक पुरुष जिसका रक्त O है ना, और है एक ए रक्त वाली स्त्री से शादी करता है, तो उसके पहले बच्चे के रक्त समूह ओ होने की संभावना कितनी होगी, तो 50% होगी, ठीक है ना, बी वाला। क्योंकि जब भी अलग अलग रक्त समूह वालों का आपस में शादी होता है, मैरिज होती है, तो उसमें बच्चे के जो रक्त समूह आने के चांस होते हैं दोनों के 50-50% के होते हैं, ठीक है। 29 नंबर में क्या है, वो टूटता हुआ तारा जिसे हम उल्का कहते हैं वो क्या है, तो एक समान गति से चलने वाला तारा है, एक चमकता पिंड जो वायुमंडल गति से चलता है, या एक तारा जिसके सिरे पर पूंछ होती है, या उल्का जो पृथ्वी के वायुमंडल प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, ठीक ना, पृथ्वी के वायुमंडल प्रवेश करते ही वो आग पकड़ लेता है। और लास्ट क्वेश्चन है हमारे आज का कि प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए, कौन सा शामिल होना चाहिए, छोटे। तो इसमें हम डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, क्योंकि ऑप्शन नंबर 20 का सही है कि शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकनों को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना, ये आकलन का सबसे शामिल होना चाहिए ये चीज़, ठीक। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में 2012 के क्वेश्चन पेपर को ऐसे सॉल्व करेंगे ईवीएस के, है ना, उस टाइप से 2019-20 तक के पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। तो आप भी अगले वीडियोज़ को प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। थैंक यू।